हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आप लोगों के लेके आया हूँ नेशनल इनकम का हमारा आगे का पार्ट, जिसमें हम सीखने वाले हैं डोमेस्टिक एंड नेशनल कंसेप्ट ऑफ इनकम, आय की घरेलू तथा राष्ट्रीय अवधारणाएं। देखिए बच्चों, इनकम के हमारे दो कंसेप्ट होते हैं। एक होती है डोमेस्टिक इनकम और दूसरी होती है नेशनल इनकम। ठीक है, तो हम ये दोनों कंसेप्ट को समझेंगे। देखो बच्चों, इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? इसके लिए हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री क्या होती है। अगर हम डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री को अच्छे से समझ जाते हैं तो हमें डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम को डिफ्रेंशिएट करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आइए चलते हैं। देखो बच्चों, डोमेस्टिक टेरिटरी दो प्रकार से समझी जाती है। एक आम बोलचाल की भाषा में, जो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है घरेलू सीमा का मतलब होता है पॉलिटिकल टेरिटरी, मतलब किसी देश की राजनीतिक सीमा। राजनीतिक सीमा क्या बच्चों, आज तक बचपन से लेके आप बड़े होने तक जो भी आपने इंडियन मैप देखा है वही हमारी राजनीतिक सीमा है। तो आम बोलचाल की भाषा में तो राजनीतिक सीमा को ही हम घरेलू सीमा, किसी देश की घरेलू सीमा, डोमेस्टिक टेरिटरी मान लेते हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए ये कंसेप्ट सही नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा सही तो है लेकिन अधूरा है, इनकम्प्लीट है। इसमें हमें कुछ एरियाज और ऐड करने पड़ते हैं, तब जाके वो हमारी बनती है इकोनॉमिक टेरिटरी। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमें डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है किसी देश की इकोनॉमिक टेरिटरी। तो जान लेते हैं क्या होती है इकोनॉमिक टेरिटरी। इसमें देखो बच्चों, किसी देश की राजनीति, मैंने कहा कि राजनीतिक सीमा अधूरा कंसेप्ट है इसके लिए, क्योंकि इसमें राजनीतिक सीमा, पॉलिटिकल टेरिटरी के साथ साथ और भी एरिया आते हैं। कौन कौन से होते हैं वो एरिया? देखो बच्चों, इसमें ये पॉलिटिकल टेरिटरी तो आती ही आती है, साथ में देश की सामुद्रिक सीमा यानी कि टेरिटोरियल वाटर्स भी आते हैं। ठीक है, और सामुद्रिक सीमा, हाँ जी, जो इंडिया के आसपास समुद्रिक सीमा है, जहां पर भारत का कंट्रोल है, इंडिया का कंट्रोल है, जितने एरिया में हमारी नेवी पेट्रोलिंग कर सकती है, ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकती है, वहां पर हमारे देश के मछली पकड़ सकते हैं, वो सारा एरिया जहां पर इंडियन कंट्रोल रहता है, इंडियन गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, वो सारी समुद्रिक सीमा भी इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट होती है। इसके अलावा शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड बाय इंडियन रेजिडेंट अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वो सारे एयरक्राफ्ट्स और जहाज जो भारतीयों के द्वारा, जो इंडियन रेजिडेंट्स के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, ऑपरेट किए जा रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। देखो जो एयरक्राफ्ट और शिप्स तो हमारे देश की जमीन पे नहीं चल रहे हैं, समुद्रों में चल रहे होंगे या फिर हवा में चल रहे होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इंडियन टेरिटरी के अंदर ही ऑपरेट कर रहे हों। ऐसा भी हो सकता है कि वो वर्ल्ड में किसी दूसरे देशों के बीच में चल रहे हैं, लेकिन वो भी इंडियन टेरिटरी का ही पार्ट होंगे। इसको हम और अच्छे से समझने के लिए लेते हैं हेल्प एक एग्जाम्पल की। बच्चों देखो, ये क्या है हमारी, मान लो ये है हमारा एक सिटी न्यूयॉर्क, ठीक है, जो अमेरिका में है, और साथ ही ये है हमारा आईफेल टावर, ये कहा बच्चों पेरिस में, ये है हमारा फ्रांस में। तो देखो बच्चों, अमेरिका और फ्रांस दो डिफरेंट कंट्रीज हैं, लेकिन मान लो न्यूयॉर्क से लेके पेरिस में एयरक्राफ्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, किसके द्वारा? इंडियन रेजिडेंट के द्वारा। एयरक्राफ्ट सर्विसेज हो गई या फिर शिप चलाए जा रहे हैं इन दोनों स्टेट्स के बीच में, इन दोनों देशों के बीच में इंडियन रेजिडेंट के द्वारा। तो ये दोनों भी किसका पार्ट बन जाएंगे? हमारे देश की इकोनॉमिक टेरिटरी का। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, इस पर जो कंट्रोल रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, वो किसका रहेगा? हमारे देश का कंट्रोल रहेगा, हमारे देश का एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा। तो ये दोनों क्या बन जाएंगे? हमारे देश की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट। ठीक है, तीन चीजें समझ में आ गई। इसके अलावा एक और चीज होती है बच्चों, हमारे देश की
एम्बेसी एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो किसी दूसरे देश में है। क्या कह रहे हो सर? हाँ बच्चों, देखो आपको पता होगा कि एक देश के नागरिक दूसरे देशों में रहते हैं, घूमने जाते हैं, मेडिकल सर्विसेज के लिए जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, मतलब एक दूसरे देश में सभी देशों के नागरिक जाते हैं। अगर उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो वो कहाँ कॉन्टेक्ट करें? अपने देश में उन्होंने कांटेक्ट करना हो तो कहाँ कांटेक्ट करेंगे बच्चों? वो कांटेक्ट करने वाले हैं अपने देश की जो दूतावास है, एम्बेसीज हैं, वहां पर कांटेक्ट करते हैं। तो हर देश के एक दूसरे देशों में दूतावास स्थापित किए जाते हैं। ये जो इसे गवर्न करता है उसे उस देश वो एम्बेसडर कहलाता है। बच्चों यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि जैसे कि अमेरिका में क्या इंडियन एम्बेसी होगी? हाँ बिल्कुल इंडियन एम्बेसी होगी। तो वो इंडियन एम्बेसी पर किसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा? हमारे देश की गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो क्या वो इंडियन एम्बेसी हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी? जी हाँ, वो इंडियन एम्बेसी भले ही वो यूएसए में स्थित हो, लेकिन वो कहाँ का डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी? हमारे देश की घरेलू सीमा का एक भाग होगी। इसी प्रकार जो यूएसए की एम्बेसी इंडिया में है वो किसके डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी? वो यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। ठीक है। इसके अलावा मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट, इसी प्रकार अगर हम किसी दूसरे देशों में अपने मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट बनाते हैं तो वहां पे उस सेना पर अधिकार किसका होता है बच्चों? हमारा होता है। तो वो भी किसका पार्ट माना जाएगा? हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। ठीक है। इसका मतलब जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, इकोनॉमिक टेरिटरी है, वो पॉलिटिकल टेरिटरी से एक वाइडर कंसेप्ट है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है। उसमें पॉलिटिकल टेरिटरी के साथ साथ टेरिटोरियल वाटर्स, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स जो इंडियन रेजिडेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, और एम्बेसीज एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, वो सारे एम्बेसीज, दूतावास और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो इंडियन है लेकिन वो दूसरे देशों में स्थापित है, वो भी हमारे देश का ही पार्ट माना जाएगा। तो ठीक है जी। अभी और ये इकोनॉमिक टेरिटरी ही हमने क्या माननी है? डोमेस्टिक टेरिटरी, इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है बच्चों, ठीक है। आपने ये कंसेप्ट हमें समझाया क्यों सर? देखो बच्चों, इस कंसेप्ट को समझाने के पीछे का मेरा तात्पर्य था आप लोगों को डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में डिफरेंस बताना। देखो बच्चों, ये हमारे देश की घरेलू सीमा है। इसके अंदर रेजिडेंट लोग भी रह रहे हैं और नॉन रेजिडेंट भी रह रहे हैं। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट वाला कंसेप्ट हमने अपनी लास्ट क्लास में समझा था। तो चलो मान लो ये किसी देश की घरेलू सीमा, इवन इंडिया की घरेलू सीमा है। यहाँ पर हमारे नॉर्मल रेजिडेंट भी रह रहे हैं और नॉन रेजिडेंट भी रह रहे हैं। ये जो व्हाइट वाले लोग दिख रहे होंगे आपको, ये मान लो रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं, और जो ग्रीन वाले लोग हैं वो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं। तो इस घरेलू सीमा के अंदर जो भी फैक्टर इनकम जनरेट की जा रही है, जो भी फैक्टर इनकम जनरेट की जा रही है, उसे क्या बोलेंगे हम? डोमेस्टिक इनकम। ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि वो हमारे देश के रेजिडेंट के द्वारा जनरेट की गई है या फिर हमारे नॉन रेजिडेंट के द्वारा जनरेट की गई है। बस जो यहाँ पे मैटर करता है वो ये मैटर करता है कि जो कारक आय है, फैक्टर इनकम है, वो हमारे देश की घरेलू सीमा में जनरेट होनी चाहिए। अगर वो देश की घरेलू सीमा के अंदर जनरेट हो रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक इनकम। ठीक है। यहाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला है वो हमें ध्यान रखना है। घरेलू सीमा, घरेलू सीमा के अंदर कारक आय जनरेट होनी चाहिए, फैक्टर इनकम जनरेट होनी चाहिए। अगर हम उसका सम टोटल कर दें तो वो क्या बन जाएगी? हमारी डोमेस्टिक इनकम। तो फिर नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। आज फिर से उसे डोमेस्टिक इनकम के साथ कंपेयर करके पढ़ लेते हैं एक बार। देखो बच्चों, नेशनल इनकम की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी उसमें ये पढ़ा था हमने, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब उसमें जो हमारा मेन
पॉइंट था वो था नॉर्मल रेजिडेंट। वो किसके द्वारा कमाई गई होनी चाहिए? वो सिर्फ एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा ही कमाई होनी चाहिए। लेकिन बच्चों हुआ क्या कि जब हमने डोमेस्टिक इनकम निकाली तो वो तो हमने देश की घरेलू सीमा के अंदर सारी कार्यकाई ले ली, चाहे वो हमारे देश के निवासियों वाली थी और चाहे वो गैर निवासियों वाली थी, है ना। तो हमें उसमें से अगर हम घरेलू आय डोमेस्टिक इनकम में से हम रिमूव कर दें नॉन रेजिडेंट की इनकम, हम हटा दें गैर निवासियों की इनकम, तो अब किसकी इनकम बच जाएगी? सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट की। तो नेशनल इनकम की डेफिनेशन में तो ये लिखा हुआ कि सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, यानी कि जो देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित की गई है। और घरेलू आय में हमने ये चीज देखी नहीं, हमने तो कहा कि भाई हमारे देश की घरेलू सीमा के अंदर जो आय जनरेट हुई है वो घरेलू आय है। हमें नहीं पता चाहे वो रेजिडेंट ने करी हो कमाई हो या नॉन रेजिडेंट ने कमाई हो। तो ठीक है, अगर हमें घरेलू आय से नेशनल इनकम की तरफ जाना है तो हम क्या करेंगे? नॉन रेजिडेंट वाला पार्ट हटा देंगे, तो बचेगा क्या? सिर्फ रेजिडेंट वाला। लेकिन साथ साथ हमें यह भी समझना होगा कि जिस तरह नॉन रेजिडेंट हमारे इंडिया में रह रहे थे, उसी प्रकार हमारे देश के निवासी भी तो विश्व के अन्य पार्ट में रह रहे होंगे, विश्व के अन्य भागों में रह रहे होंगे। तो अच्छा, तो इसका मतलब अगर मुझे अपने देश के निवासियों की आय चाहिए तो मैं घरेलू आय में से नॉन रेजिडेंट हटा दूं और विश्व के दूसरे पार्ट में जो हमारे देश के रेजिडेंट रह रहे हैं उनकी फैक्टर इनकम को जोड़ दूं। क्लियर? देखो क्या बोला मैंने कहा देश की घरेलू आय में से, घरेलू आय में तो नॉर्मल वाली भी होती है, रेजिडेंट वाली भी होती है और नॉन रेजिडेंट भी होती है। नॉन रेजिडेंट हटा दूं तो बचेगी क्या? रेजिडेंट वाली। लेकिन हमारे रेजिडेंट दूसरे देशों में भी तो रह रहे होंगे भाई, तो क्या करो? उन रेजिडेंट की भी आय इसमें जोड़ दो। तो अब जो हमारे पास आय निकल के आएगी, इनकम निकल के आएगी, वो क्या निकल के आएगी? नेशनल इनकम। ठीक है, तो साहब अगर हम डोमेस्टिक इनकम में जोड़ देते हैं क्या? फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय आवर रेजिडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारे देश के निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय, विदेशों से प्राप्त कारक आय, फैक्टर इनकम, उसको हम जोड़ देते हैं। और साथ साथ ही फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेजिडेंट इन अवर डोमेस्टिक टेरिटरी, इसको माइनस कर देते हैं। तो क्या निकल आता है हमारे पास? नेशनल इनकम। और ये जो फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय अवर रेजिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेजिडेंट इन अवर डोमेस्टिक टेरिटरी, इसमें क्या, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? NFIA, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, अर्थात विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। हमें नेट मिल गया ना बच्चों। देखो अगर मुझे मान लो आप लोगों को देने हैं 100 रुपए, तो और आपने मुझे देने हैं 20 रुपए, तो मैं काम करता हूं ना नेट में बात कर लेता हूं कि मुझे आप लोगों से नेट कितना लेना है? 80 रुपए, है ना। देखो मुझे आपसे लेने थे 100 रुपए, और आपने मुझे देने थे 20 रुपए, तो मुझे आपसे नेट कितना लेना है? मुझे आपसे नेट लेना है 80 रुपए। तो इसी प्रकार विदेशों से भी कारक आय आने वाली है और विदेशों को कारक आय जाने वाली है। तो मैं क्या कर देता हूं, इसको नेट करके लिख लेता हूं ना भाई। तो इसका मतलब अगर मुझे कन्वर्ट करना हो डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में, तो बड़ी सिंपल सी बात है, मैं NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को डोमेस्टिक इनकम में जोड़ दूं और मुझे मिल जाएगी हमारी नेशनल इनकम। ठीक है, इसे समझते हैं। और हाँ, तो बच्चों ये मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है। लेकिन हमने सर ये फिर से मैं एक पॉइंट पूछता हूँ, हमने सीखा क्यों? भाई हमने ये सीखा क्योंकि हमें नेशनल इनकम निकालने के लिए पहले जो चीज निकालनी पड़ती है वो डोमेस्टिक इनकम निकालनी पड़ती है, या डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना पड़ता है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही डोमेस्टिक इनकम होती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता।
तो ठीक है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक इनकम को, डोमेस्टिक इनकम को हम कहते हैं जीडीपी एट एमपी। क्या कहते हैं? जीडीपी एट एमपी, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। और एनएनपी एट एफसी क्या होती है हमारी? नेशनल इनकम। एनएनपी एट एफसी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अच्छा जी, अगर हमें घरेलू इनकम को नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में परिवर्तित करना है, चेंज करना है, तो देखते हैं हम किस प्रकार उसे चेंज कर सकते हैं। देखो बच्चों, घरेलू इनकम को हम लिखते हैं एक प्रकार से जीडीपी एट एमपी में, और नेशनल इनकम को हम लिखते हैं एनएनपी एट एफसी में। तो अगर मुझे ये जीडीपी एट एमपी को कन्वर्ट करना है एनएनपी एट एफसी में, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे सबसे पहले जी को कन्वर्ट करना होगा एन में, जी को कन्वर्ट करना होगा एन में। तो जी को मैं एन में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं? अगर मैं ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देता हूं, डेप्रिसिएशन मतलब मूल्य ह्रास, ह्रास माइनस कर देता हूं, तो मुझे क्या मिल जाता है? एन। जी में से, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करता हूं तो मुझे मिल जाता है नेट। फिर हमारा अगला स्टेप रहने वाला है, इसमें हम डी को कन्वर्ट करेंगे एन में, डी को कन्वर्ट करेंगे एन में। उसके लिए हमें इसमें डोमेस्टिक को कन्वर्ट करेंगे नेशनल में, तो इसमें हमें एनएफआईए यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, निवल कारक आय, उसको जोड़ देंगे। और बच्चों पी को पी में कन्वर्ट करने के लिए, अच्छा सर जी पी तो पहले से पी है ना, उससे कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है? ठीक है जी, यानी कि पी में कोई चेंज नहीं करना है हमने। अच्छा, हमें एमपी को कहाँ कन्वर्ट करना है? एफसी में। एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? इसमें से हमें माइनस करना होगा एनआईटी। तो जी क्या कर रहे हो आप? कुछ भी लिख रहे हो, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है ये होता क्या है। तो एक एक करके डिटेल में समझने वाले हैं हम अभी इन चीजों को। डेप्रिसिएशन क्या होता है, एनएफआईए क्या होता है, एनआईटी क्या होता है, इसे एक एक करके समझने वाले हैं। बस अभी हमें ये बात याद रखनी है कि जी जीडीपी एट एमपी एक प्रकार से घरेलू आय है, डोमेस्टिक इनकम है, और हमें कहाँ जाना है? नेशनल इनकम पर, एनएनपी एट एफसी पर जाना है। तो जीडीपी एट एमपी को हमें एनएनपी एट एफसी में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए मैंने कुछ आसान आसान बातें आप लोगों के लिए लिखवा दी कि जी को अगर हमें कन्वर्ट करना है एन में, तो उसमें से माइनस कर देते हैं हम। डेप्रिसिएशन डी को अगर कन्वर्ट करना है एन में, यानी कि डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय यानी कि एनएफआईए इसमें ऐड कर दो, पी तो पी है ही, बाकी एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए उसमें से हम माइनस कर देंगे एनआईटी। ठीक है, अभी के लिए हम ये वाली बातें याद रखने वाले हैं, लेकिन अभी हम इसे समझने भी वाले हैं। चलो ठीक है बच्चों, तो जी को हम कन्वर्ट करना पहले सीखते हैं एन में। सकल को हम कैसे निवल में कन्वर्ट करेंगे? तो इसमें मैंने कहा कि आप लोगों को इसमें से माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। तो जान लेते हैं एक बार डेप्रिसिएशन क्या होता है। बच्चों डेप्रिसिएशन होता है हमारे एसेट्स की वैल्यू में, हमारे एसेट्स की वैल्यू में जो गिरावट आ जाती है उसे क्या कहते हैं हम? डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास। देखो बच्चों, आपने देखा होगा कि आप कोई भी सामान खरीदते हैं, तो मान लो मैंने एक मोबाइल फोन खरीदा 10,000 रुपए का आज से 6 महीने पहले, और मैंने कहा आपसे वो खरीद लीजिए, तो क्या आप मुझे उसके 10,000 रुपए दे देंगे? आप कहेंगे जी नहीं, हम इसे 10,000 में नहीं लेंगे, आप मुझे 6,000 रुपए 7,000 रुपए इतने ही दोगे। बोलोगे अब इसकी वैल्यू इतनी थोड़ी रही, ये तो कम हो गई है। तो वो जो वैल्यू कम हुई हमारी 3,000 रुपए या 4,000 रुपए, वही क्या कहलाती है? डेप्रिसिएशन। तो एसेट की वैल्यू में कमी हो सकती है। किन किन कारणों से उसमें कमी हो सकती है बच्चों? उसमें यूज के कारण कमी हो सकती है, सामान्य टूट फूट के कारण, नॉर्मल वियर एंड टियर के कारण कमी हो सकती है। तो बच्चों एसेट की वैल्यू में जो कमी होती है वो क्या होती है? डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास। तो भाई ये कमी किन किन कारणों से हो सकती है? मैंने कहा ये कमी हो सकती है किसी वस्तु को यूज करने से। जैसे मोबाइल था, मैंने 6 महीने यूज कर लिया, तो अब आप उसके मुझे पैसे कम देने वाले हो। या फिर नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से, यानी कि सामान्य टूट फूट के कारण। भाई एक मकान आपने 10 साल पहले बनाया है, क्या आज उसकी वैल्यू वही रहेगी? जी नहीं, उसकी वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी? देखो बच्चों, बिल्डिंग थोड़ी कमजोर हो चुकी होगी ना, अब उसके दरवाजे, लकड़ी, उसमें फर्नीचर, इंटीरियर, उसका सब
क्या हो चुका होगा, वहां कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टूट फूट गया होगा, जिसकी वजह से उसकी आपको वो वैल्यू नहीं मिलेगी जिस वैल्यू में आपने उस बिल्डिंग को बनाया था। और ऑब्सोलेसेंस, अप्रचलन, अब चलन में नहीं है, ट्रेंड में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे घरों में टीवी होते थे या मॉनिटर होते थे, वो सीआरटी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होते थे। उनमें पिक्चर ट्यूब का इस्तेमाल होता था, जिस कारण उनका साइज काफी बड़ा होता था। लेकिन अब वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई है, अप्रचलित हो गई है, यानी कि ट्रेंड में नहीं है। और अब एलसीडी और एलईडी आ गए हैं, जो साइज में कंपैरेटिवली काफी पतले होते हैं और क्वालिटी भी उनकी अच्छी होती है। तो अब आप क्या उन बड़े बड़े मॉनिटर्स को लेना चाहोगे? बिल्कुल भी नहीं। तो इन कारण क्या हो गया, उनकी वैल्यू काफी कम हो गई है। ठीक है, तो एक बार डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन भी देख लेते हैं हम लोग। डेप्रिसिएशन मतलब द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन एसेट डिक्रीजेस ओवर टाइम ड्यू टू यूज, वियर एंड टियर और ऑब्सोलेसेंस। दिस डिक्रीज मेजर्ड एज डेप्रिसिएशन। क्या कह रहा है ये? कहता है समय के साथ साथ एसेट की मॉनेटरी वैल्यू में यूज, वियर एंड टियर और ऑब्सोलेसेंस के कारण जो कमी आती है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। मॉनेटरी वैल्यू मतलब मौद्रिक मूल्य, जिसे मनी की टर्म्स में मेजर किया जाता है। अगर आप बोलोगे कि एसेट की वैल्यू कम हो गई है, तो मैंने पूछा कितनी, तो आप बोलोगे 4000 कम हो गई, 5000 कम हो गई, तो भाई मनी की टर्म्स में ही तो बताओगे। इसीलिए क्या लिखा है यहाँ पे, मॉनेटरी वैल्यू, यानी कि मनी की टर्म्स में जितनी वैल्यू कम हो गई है। अगर एसेट की वैल्यू 10,000 से 6,000 हो गई है, तो उसमें जो 4,000 रुपए की कमी आई है, उस 4,000 को ही आप क्या बोलोगे? डेप्रिसिएशन। और इसे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मतलब स्थायी पूंजी का उपभोग भी कहते हैं। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है बच्चों, जी में से, क्रॉस में से, सकल में से मूल्यह्रास माइनस कर देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा? निवल, नेट। अब अगला स्टेप चलते हैं बच्चों, डी में से डोमेस्टिक में अगर हम एनएफआई जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा? नेशनल, राष्ट्रीय। ये तो मैं आपको समझा चुका हूं, अभी तो समझाया था भाई। डोमेस्टिक जो घरेलू आय थी, डोमेस्टिक इनकम में से नॉन रेजिडेंट वाली हटा दो और हमारे रेजिडेंट जो विदेशों से लाए हैं उनको जोड़ दो। तो इसी चीज को तो एनएफआई कहते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, इसको क्या कर दो बच्चों? प्लस कर दो, तो हमें डोमेस्टिक से नेशनल मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बच्चों समझते हैं फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट कि हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट कैसे करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें समझना होगा कि मार्केट प्राइस क्या होता है और फैक्टर कॉस्ट क्या होती है। तो बच्चों देखो, इसका एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लो ये है एक पेन, इसकी कीमत क्या होगी बच्चों? इसकी फैक्टर कॉस्ट क्या होगी? इसकी मार्केट प्राइस क्या होगी? देखो बच्चों, कोई भी पेन बनाने में हमें क्या क्या कारक सेवाएं लगती हैं, उसके लिए हम जो भुगतान करते हैं उसे फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। जैसे मान लो इस पेन को बनाने में हमने 2 रुपए दिए मजदूरी के, 2 रुपए दिया किराया, 2 रुपए दिया ब्याज और 2 रुपए लाभ के। तो ये जो इसकी लागत, साधन कीमत आ गई ना, इसकी फैक्टर कॉस्ट कारक लागत आ गई, इसकी कितनी आ गई? 8 रुपए। ये तो थे कारक सेवाएं। कारक सेवाओं को जो भुगतान किया जाता है वो क्या होती है? कारक लागत, साधन लागत। तो अब इन चारों को जोड़ दें तो 8 रुपए आ गई हमारी फैक्टर कॉस्ट। लेकिन किसी वस्तु के बनकर तैयार होने से वो वस्तु बिक नहीं जाती बच्चों, उसे बेचने के लिए मार्केट में जाना पड़ता है और बीच में आ जाती है गवर्नमेंट, कहती है 1 मिनट हमारा शेयर लाओ भाई, हमें भी तो सरकार चलानी है। तो वो क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट पर टैक्स लगा देते हैं, और जब वो प्रोडक्ट टैक्स लगाकर तब जाकर मार्केट में बिकती है। मान लो इस 8 रुपए के पेन पर गवर्नमेंट ने क्या करा, 3 रुपए का टैक्स लगा दिया। तो अब ये वस्तु, अब ये पेन मार्केट में कितने रुपए में बिकने वाला है? ये बिकने वाला है 11 रुपए में। ठीक है, तो ये 11 रुपए क्या आ गया? इसका मार्केट प्राइस। तो आपने समझा दोनों में डिफरेंस कि फैक्टर कॉस्ट क्या होती है और मार्केट प्राइस क्या होता है। भाई किसी वस्तु को बनाने में जो जो हमें कारक सेवाएं ली, हमने फैक्टर इनपुट्स लिए, उसमें उसकी लागत को जोड़ दो तो हमें कारक लागत फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगी। और अगर हम उसमें मार्केट में बेचना है तो उसमें गवर्नमेंट टैक्स जोड़ देती है, टैक्स उसमें ऐड करके बाजार में वो प्रोडक्ट बिक जाता है, तो क्या होती है? मार्केट प्राइस।
आपने कुछ भी सामान लेना, उस पे पीछे एमआरपी लिखा होता है, तो उस पे लिखा होता है 5 रुपए, 10 रुपए, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब इसमें सारे टैक्स भाई जुड़े हुए हैं, इसमें सम्मिलित हैं। तो ठीक है, ये आ गया हमारे पास मार्केट प्राइस। इसमें हम एक बात और समझेंगे। मान लो बच्चों, क्या होता है कि जिस तरह गवर्नमेंट टैक्स लगाती है ना, उसी तरह कुछ जरूरी चीजों पर गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है। जैसे कि आपके जो घर में सिलेंडर आता होगा, तो उसमें भी आपको सब्सिडी मिलती है। गवर्नमेंट मेडिसिन पे सब्सिडी देती है, एजुकेशनल आइटम्स पे सब्सिडी देती है। जैसे कि अगर मान लो सिलेंडर वाला लेके आ रहा है आपके पास, तो 700 रुपए में 200 रुपए की सब्सिडी क्या होती है, आपके बैंक अकाउंट में चली जाती है। तो इफेक्टिवली उसका प्राइस आपको कितना पड़ता है बच्चों, 500 रुपए पड़ता है। आपने क्या करा, 700 में से क्या करा, 200 माइनस कर दिए, तो कितने का पड़ा आपको सिलेंडर, 500 रुपए का। उसी प्रकार तो गवर्नमेंट ने सोचा जी हमने 3 रुपए का इस पर टैक्स लगा दिया, ये तो है भाई पेन, ये तो अल्टीमेटली इसे बच्चे ही तो यूज करेंगे, ऐसे तो महंगा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, मान लो इस पर 1 रुपए की आप लोगों को दे देती है सब्सिडी। तो अब ये पेन आपको कितने में मिलने वाला है मार्केट में, ये पेन मिलने वाला है आपको 10 रुपए में। जो पेन आपको 11 रुपए मिल रहा था, वो पेन हमें मिलने वाला है 10 रुपए में। कोई डाउट तो नहीं बच्चों आपको कि आपने टैक्स क्यों ऐड करा, सब्सिडी क्यों माइनस कर दी? बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, फैक्टर कॉस्ट, हमने टोटल कीमत निकाल ली, कीमत पर ही थोड़ा ना बिक जाएगा। गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी तो जोड़ दो, टैक्स लगाएगी 3 रुपए तो जोड़ दो, 11 रुपए का पेन हो गया। और अगर गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी दी है तो उसे माइनस कर दो, बचा क्या 10 रुपए का, तो हमारी मार्केट प्राइस आ गई। अच्छा जी, यानी कि अगर हम फैक्टर कॉस्ट में टैक्स जोड़ दें और सब्सिडी घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, वस्तु का मार्केट प्राइस। ये जो हमने टैक्स जोड़ा और सब्सिडी घटाई, ये तो फिर से वही वाली बात हो गई। गवर्नमेंट ने क्या करा, 3 रुपए टैक्स लिए और 1 रुपए सब्सिडी दी। इससे अच्छा काम करते हैं ना, फिर से नेट बोल देते हैं इसे। इसे क्या बोलते हैं, दोनों को मिलाकर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या बोलते हैं बच्चों, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सही, इनडायरेक्ट वर्ड कहां से आ गया अभी इसमें, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ये अप्रत्यक्ष कर कहां से आ गया, देखो बच्चों इसे हम और डिटेल में समझेंगे अभी। तो एनआईटी क्या हो गई हमारी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब केवल अप्रत्यक्ष कर। तो इसके लिए मुझे बताता हूँ आपको टैक्स का स्ट्रक्चर थोड़ा सा हमारा। देखो बच्चों, टैक्स हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर, और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, डायरेक्ट टैक्स बच्चों वो होते हैं जो जिस व्यक्ति पर लगाए जाते हैं उसी व्यक्ति को उसका भुगतान करना होता है। जैसे बच्चों इनकम टैक्स, मैंने जितनी इनकम कमाई उस पर मैं ही तो टैक्स दूंगा, आप लोग थोड़ी ना दोगे। तो डायरेक्ट टैक्स में आती है हमारे पास इनकम टैक्स। ठीक है, तो इनकम टैक्स मतलब डायरेक्ट टैक्स वो होती है जो जिस व्यक्ति पर लगाए जाते हैं वही व्यक्ति उनका भुगतान करता है। इस प्रकार के सारे टैक्स होते हैं डायरेक्ट टैक्स। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट टैक्स। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो लगाए तो किसी व्यक्ति पर जाते हैं लेकिन उसका भुगतान वो किसी दूसरे से रिकवर करके दे देता है। अच्छा, कैसे सर जी? देखो, जैसे ये प्रोडक्ट बना पेन, पेन बना तो सरकार आपके पास थोड़ी ना आई थी आप लोगों से उसका टैक्स मांगने। वो तो जिस कंपनी ने बनाया था उससे कह रही थी जी हमें इस पर 2 रुपए टैक्स चाहिए। तो क्या करती है वो, सरकार तो उस कंपनी से वसूल लेती है, और कंपनी वालों ने क्या करा, वो 8 रुपए के पेन पर 2 रुपए टैक्स जोड़ के आपसे 10 रुपए वसूल लिए। तो अल्टीमेटली क्या करा उन्होंने, 2 रुपए आपसे वसूले और सरकार को जमा करा दिए। तो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया ना। डायरेक्टली आप लोगों ने तो पे नहीं करा, इनडायरेक्टली पे करा आप लोगों ने गवर्नमेंट को। तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है बच्चों, जिस पर लगाए जाते हैं वो अपने कस्टमर से उसे वसूल कर गवर्नमेंट के खाते में जमा करा देता है। इसके एग्जांपल पहले थे वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज, लेकिन अभी आप लोगों को पता होगा कि सारे टैक्स से हट चुके हैं और इनके बदले हमारा एक टैक्स आ चुका है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो सभी प्रकार के वस्तुओं तथा सेवाओं पर लगाया जाता है, जो सभी प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं पर लगाया जाता है। ठीक है, ठीक है जी, समझ में आ गया। यानी कि सर जी सब प्रोडक्ट पे जीएसटी लगता है। हाँ बच्चों, मोटा मोटी मान के चलो कि हम फैक्टर कॉस्ट में अगर हम जीएसटी जोड़ दें तो हमें मार्केट प्राइस मिलने वाला है। तो आपको समझ में आया कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहा है। हम इसे डायरेक्ट टैक्स तो नहीं बोल सकते, ना ही टैक्स बोल सकते, क्योंकि टैक्स 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन सा वाला,
इनडायरेक्ट टैक्स, हमें कौन सा लेना है इसमें, इनडायरेक्ट टैक्स, जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगता है। तो एनआईटी हमें समझ में आ गया। हाँ जी सर, यानी कि अगर हम फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी जोड़ दें, साधन लागत में नेट इनडायरेक्ट टैक्स शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जोड़ दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, बाजार कीमत, मार्केट प्राइस, जिस प्रोडक्ट पर वो मार्केट में बिकता है। ठीक है सर जी। तो इसका मतलब अब तो हमें नेशनल इनकम निकालनी आ गई। कैसे निकालेंगे नेशनल इनकम? नेशनल इनकम क्या होती थी बच्चों, एनएनपी एट एफसी। कैसे निकालेंगे? मान लो हमें जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है, तो जीडीपी एट एमपी में से क्या करने वाले हम, पहले डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, तो जी बन जाएगा एन, एनएफआईए जोड़ देंगे तो डी क्या बन जाएगा, एन, यानी कि नेशनल, और पी तो पी है ही, और एमपी को एफसी बनाने के लिए उसमें से हम एनआईटी माइनस कर देंगे, तो एनएनपी एट एफसी मिल जाएगा। लेकिन बच्चों सपोज हमें राष्ट्रीय आय दी हुई है और हमें घरेलू आय निकालना है, मतलब हमें एनएनपी एट एफसी तो दिया हुआ है, लेकिन इस बार हमें निकालना है जीडीपी एट एमपी। तब क्या करेंगे हम, सारे प्रोसेस उल्टे कर दो भाई, सिंपल सी मैथ से, जो माइनस किया था वो प्लस कर दो, जो प्लस किया था वो माइनस कर दो। कैसे? देखो इसमें क्या था, देखो जीडीपी एट एमपी में से माइनस हो रहा था डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन उस साइड चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एनएफआईए प्लस हो रहा था तो एनएफआईए माइनस हो जाएगा, एनआईटी माइनस हो रहा था तो एनआईटी प्लस हो जाएगा। भाई देखो 3 + 2 = 5, 3 में 2 जोड़े तो 5 आ गया, 5 में से 2 घटा दो तो वापस हम 3 पर आ गए। वही सिंपल सी बेसिक मैथ्स है ये। ठीक है सर जी, अच्छे तरह समझ में नहीं आया, नहीं आया कोई बात नहीं बच्चों, एक दो एग्जांपल कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलो बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल की सहायता से समझाता हूं कि किस प्रकार हम घरेलू आय को राष्ट्रीय आय में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके एक तो रिलेटेड एग्रीगेट्स भी देखेंगे हम लोग। देखो बच्चों ये एग्जांपल देखो आप, इसमें मान लो हमारे पास हमारे जीडीपी है 1000 रुपीज, और डेप्रिसिएशन मतलब मूल्यह्रास कितना है, 100 रुपए, और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, विदेशों से प्राप्त, विदेशों से कितना प्राप्त हो रहा है हमें, 300 रुपए की कारक आय, और फैक्टर इनकम टू अब्रोड यानी कि विदेशों को दी गई कारक आय कितनी है, 100 रुपए। इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर है 200 रुपए, सब्सिडी आर्थिक सहायता अनुदान कितनी है, 50 रुपए। तो ये डाटा आपको दिया हुआ है, इसमें हमें निकालना है मान लो एनडीपी एट एमपी, दूसरी चीज एनएनपी एट एमपी, एनएनपी एट एफसी, जीडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी। जो आपके क्वेश्चंस भी होते हैं ना बच्चों, वो इसी तरीके से आते हैं कि फाइंड दिस, फाइंड कुछ बोले आप निकालने के लिए कि एनडीपी एट एमपी कैसे निकालेंगे, एनएनपी एट एमपी कैसे निकालेंगे, या फिर एनएनपी एट एफसी निकाल के दिखाओ। ये सारी चीजें आपको निकालने को एग्जाम्स में कही जाती हैं। तो हमारा जो टारगेट रहने वाला है एक, कि हमें भाई जीडीपी एट एमपी को कन्वर्ट करना आना चाहिए एनएनपी एट एफसी में। उससे क्या होगा, हमें कोई भी डाटा दिया होगा हम उसे बड़े आराम से एनएनपी एट एफसी में कन्वर्ट कर सकेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है जीडीपी एट एमपी 1000 रुपीज, ये एक चीज गिवन है जी। ठीक है, हमें निकालना क्या है, एनडीपी एट एमपी। अच्छा जी, जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है और निकालना है एनडीपी एट एमपी। तो यहां पर बड़ा अच्छी बात यह है कि डी तो डी है, इसमें हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं। पी भी पी है, इसमें भी हमें चेंज करने की जरूरत नहीं, और एमपी भी एमपी है, इसमें भी हमें चेंज करने की जरूरत नहीं। द ओनली थिंग यू रिक्वायर टू चेंज इज जी टू एन। सर जी ग्रॉस को बस आप नेट बना दो, तो क्या, तो हमें क्या मिल जाएगा, एनडीपी एट एमपी। और ग्रॉस को नेट कैसे बनाते हैं, मैंने कहा ग्रॉस में शामिल होता है हमारा डेप्रिसिएशन। तो भाई जी ग्रॉस में से आप डेप्रिसिएशन रिमूव कर दो, माइनस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट। ठीक है, तो बस बड़ी आसान सी बात है, जीडीपी एट एमपी है हमारा 1000 रुपीज, उसमें से हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन 100 रुपए, तो 1000 में से 100 गया 900, आप लोगों को मिल गया एनडीपी एट एमपी। इतना आसान था क्या?
हाँ बच्चों, इतना आसान तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। वो तो हमें लगता है कि टफ है, चीजें इतनी टफ थोड़ी ना होती है, बस ध्यान से समझने की जरूरत होती है हमें। ठीक है जी। अगली चीज क्या निकालने को बोल रहा है? अगली चीज निकालने को बोल रहा है हमें NNP एट MP। क्या? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है जी। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब हमने NDP एट MP तो निकाल लिया है 900 रुपए, और हमें निकालना है NNP एट MP। तो इसका मतलब n को कन्वर्ट कर दें अगर हम n में, n को n में, n तो n है ही, तो इसमें हमें सिर्फ एक ही चीज कन्वर्ट करनी है, d को कन्वर्ट करना है n में। अगर हम d को n में कन्वर्ट कर देते हैं, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमें NNP एट MP मिल जाएगा। ठीक है, और d को n में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? प्लस NFIA, विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड दिया ही नहीं हुआ था, तो घबराने वाली क्या बात है भाई, निकाल लो। तो निकाले कैसे, सिखाया था ना अभी। विदेशों से जितना मिल रहा है उसमें से माइनस कर दो विदेशों को कितना दिया है। नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, नेट आ जाएगा हमारा। तो नेट विदेशों से मिल कितना रहा बच्चों? 300 रुपए, और विदेशों को हम दे कितना रहे हैं? 100 रुपए। तो हमारा NFIA कितना निकल के आ गया? 200 रुपए। NFIA आ गया। एक बार हमें NFIA मिल गया, हमने क्या करना है, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, और डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था NFIA ऐड कर देते हैं। तो भाई 900 में 200 रुपए ऐड कर दो, आ गया हमारा 11 रुपए। ओ सॉरी, 900 में 200 ऐड कर दो तो 1100 आ गया। तो 1100 क्या हो गया हमारा? NNP एट MP। अरे वाह। आगे चलते बच्चों, अब निकालना हमने NNP एट FC। एक बात बता दूं, यही होती है हमारी नेशनल इनकम। तो आपको कुछ भी डेटा दिया हो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको GDP एट MP दिया हो तो भी आप NNP एट FC पर आ सकते हो। आपको कोई भी डेटा दिया हो, बस आप ये 3 चीजें फॉलो कर कर बड़े आराम से NNP एट FC पर आ सकते हो। तो NNP एट FC देखो कैसे निकालते हैं हम बच्चों से। GDP एट MP से भी निकाल सकते हैं, NDP एट MP से भी निकाल सकते हैं, NNP एट MP से भी निकाल सकते हैं। अगर हम GDP एट MP से निकालेंगे तो भाई भी सिखाया था ना, तीनों स्टेप की एडजस्टमेंट कर दो, हो जाएगा। लेकिन यहां हम सीखेंगे NNP एट MP से निकालना। तो NNP एट MP को कन्वर्ट करना है हमने NNP एट FC में। तो N तो N है, ये भी नेट है, ये भी नेट है। ठीक है जी। और NN नेशनल भी, ये भी नेशनल है, ये भी नेशनल है, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है। द ओनली डिफरेंस इज बिटवीन MP एंड FC, यानी कि जो NN पहला जो हमारा नेशनल इनकम निकल गया मार्केट प्राइस पर है, और ये वाली फैक्टर कॉस्ट पे निकालनी है हमने। तो भाई मार्केट प्राइस में से टैक्स हटा दो, मार्केट प्राइस में से टैक्स हटा दो तो फैक्टर कॉस्ट में आ गया। क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स लगे थे, 8 रुपए में 2 रुपए हमने टैक्स जोड़ दिया था, तो 10 रुपए आ गया था ना भाई। तो अगर हमें मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो 8 रुपए, 10 रुपए में से 2 रुपए हटा दो, 8 रुपए हमारी फैक्टर कॉस्ट आ गई। उसी प्रकार इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। लेकिन सर जी NIT तो दिया ही नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अभी बस सिखाया था ना। इनडायरेक्ट टैक्स कितना है? 200, उसमें से जो सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी है उसे माइनस कर दो। अच्छा जी, इनडायरेक्ट टैक्स में से हम सब्सिडी माइनस कर देते हैं, 150 रुपए की हमारी हो गई नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो भाई मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दो, हमें मिल जाएगा फैक्टर कॉस्ट। तो अगर हमें NNP एट MP निकालना है तो क्या करें हम लोग? NNP एट FC निकालना है तो NNP एट MP में से माइनस कर देते हैं NIT, यानी कि 1100 में से माइनस कर दो 150 रुपए, तो ये आ जाएगा आपको 950 रुपए। तो 950 क्या हो गया हमारा? NNP एट FC। अगर हमें GDP एट MP से NNP एट FC निकालना होता तो हम क्या करते हैं? तो भाई पहले G को कन्वर्ट करते N में, कैसे? माइनस कर देते डेप्रिसिएशन जो कि है 100 रुपए का। उसके बाद
डी को कन्वर्ट करते एन में, यानी कि प्लस कर देते NFI है वो कितना है 200 का, और पी तो पी है ही, बचा गया MP को FC में कन्वर्ट करना था, MP को FC में कन्वर्ट करने के लिए माइनस कर देते NIT जो कि 150 रुपए, तो NNP एट FC हमारा 950 ही निकल के आता। ठीक है जी, अब हमें थोड़ा अच्छा लग रहा है, अब हमें थोड़ा सा 3 एग्जाम्पल करने के बाद समझ में आया। 2 एग्जाम्पल हमारे बराबर रह गए, नहीं सर आप मत करो, ये हम घर से खुद ट्राई करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे आपकी मर्जी, ये आपका हो जाएगा होमवर्क, ये आप लोगों को करना है घर से ट्राई। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।